कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर 7 है जीवों में विविधता। तो उसका आगे हम 7.4 प्लांटी यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि पीछे का हमने कंप्लीट कर लिया था, 7.3 को पूरा कर लिया था। अब हम 7.4 शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्लांटी फ्रेंड्स, पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण किस तथ्य पर आधारित है? तो ये आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित होते हैं, है ना, या नहीं। और वर्गीकरण का अगला स्तर पादप के शरीर में जल और अन्य पदार्थों का संवहन करने वाले जो विशिष्ट ऊतक है उनकी उपस्थिति के आधार पर होता है। उसके बाद वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है या नहीं, ठीक है। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित होता है या नहीं। मैंने क्या बताया कि पहला क्या है, शरीर में जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। फिर दूसरा क्या बताया, पौधों में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं। तीसरा बताया कि बीज धारण की क्षमता यदि है तो बीज फल के अंदर विकसित होता है या नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये वर्गीकरण के आधार हैं, ठीक है, जिसके आधार पर इन प्लांटी मतलब पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इन्हें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं। 7.4 का 1 है थैलोफाइटा, ठीक है। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, थैलो मतलब थैले के आकार का, मतलब थैलस टाइप, ओके। तो फ्रेंड्स, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता? विभेदीकरण मतलब इनके जड़, तने और पत्तियां इनमें नहीं पाई जाती, ठीक है। और इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा। आप यहाँ पे डायग्राम भी देखिए साथ साथ और याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आते हैं, ठीक है। ये नाम भी याद रखिएगा। यूलोथ्रिक्स ये क्लेडोफोरा है, अल्वा है, स्पायरोगायरा और कारा, ठीक है। ये सब क्या है? थैलोफाइटा के सदस्य हैं, ठीक है। इनको शैवाल भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब। सेवन 7.4 का 2 ब्रायोफाइटा। तो इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। और ये पादप जो हैं वो तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होते हैं, ठीक है। इनमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते, ठीक। तो समझ में आया क्या होता है इनमें? इनको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इनको मतलब ये उगते तो कहाँ पे हैं? ज़मीन पर हैं, पर इनको जनन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती ही है, इसीलिए इनको उभयचर कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं? तो पहला है मास या फ्यूनेरिया बोलते हैं जिसको, दूसरा है मार्केंशिया। आप डायग्राम देख लीजिए, ये है रिक्सिया, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन 7.4 का 3 टेरिडोफाइटा। तो इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और
अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा और बायोफाइटा में नहीं पाए जाते थे, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक का विकास शुरू हो चुका था। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं? मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल। तो इसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, अगर आप नेट पे सर्च कर लीजिए या वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। फिर इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती और ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। ठीक है सॉरी और दूसरी ओर वो पौधे जिनमें जनन ऊतक पूरी तरह से विकसित और विभेदित होता है, मतलब जिनमें जनन वाली जो ऊतकें हैं वो पूरी तरह से विकसित होती हैं और उनमें जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न होता है ना, तो उनको क्या कहते हैं? उनको फेनेरोगैम्स कहते हैं। ठीक है, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता उनको क्रिप्टोगैम और जिनमें बीज उत्पन्न होता है फेनेरोगैम। ठीक है, अब बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित जो खाद्य पदार्थ होता है, जिनका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के समय होता है, बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को फिर से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, किसमें किसमें? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चलिए देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म किनको बोलते हैं? तो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। फिर फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, मतलब फल के अंदर, जैसे कि आम जानते हो ना आप, आम कैसे होता है? वो फल है ना, और बीज उसका क्या है? बंद होता है फल के, उसके बाहर आवरण होता है गूदे का, फिर उसके ऊपर छिलका होता है ना, तो ये क्या है? वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। 7.4 का 4 है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, हम प्लांटी में वर्गीकरण देख रहे थे, तो वहाँ उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आए हैं जिम्नोस्पर्म। चलिए जानते हैं क्या होता है। तो हमने पहले भी इस लाइन में पढ़ा था कि नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो शब्द है ना, ग्रीक शब्द जिम्नो और स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है पाइनस और साइकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.4 का 5 एंजियोस्पर्म। तो अब एंजियोस्पर्म क्या है? तो जिनमें फल बनता है उनको एंजियोस्पर्म में रखा गया है। तो ये भी दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, मतलब इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, और इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय, मतलब भोजन इकट्ठा इसमें या तो बीज पत्रों में होता है या भ्रूण पोष में होता है। ठीक है, और इनमें बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर? बीज पत्रों के आधार पर। तो कौन कौन से? पहला है एक बीजपत्री, जैसे कि पैफियोपेडिलम। ठीक है,
एक बीजपत्री में जैसे धान भी एक बीजपत्री है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में आइपोमिया। तो द्विबीजपत्री के उदाहरण और आप बता सकते हैं, जैसे कि मटर हो गए, ये सब द्विबीजपत्री हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7.5 एनीमिलिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। जैसे कि गेहूँ, मक्का, चना, मटर और इमली है ना, इनके बीज को अगर हम भिगो दें और 2 भागों में बांटने की कोशिश करें तो इनमें बीज फटकर 2 बराबर भागों में बट जाते हैं, है ना। तो जिनमें बीज 2 बराबर भागों में बट जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। ठीक है, और जिनको 2 बराबर भागों में तोड़ने पर वो नहीं टूटते उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। ठीक है, और इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखेंगे तो इनमें भी प्रॉपर हमको डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ें पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें। ठीक है, और एक बीजपत्री में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और द्विबीजपत्री में जालिकावत शिराविन्यास, आप याद कीजिए, मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, और इन पौधों के फूलों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। तो फूल कैसे होते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों के फूलों में हमेशा 5 पंखुड़ियाँ होंगी या उससे ज़्यादा हो सकती हैं, पर एक बीजपत्री में 3 के राउंड में होती हैं। ठीक है, पंखुड़ियाँ जो है 3 होती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एनीमिलिया। प्लांटी के बारे में जाना, अब एनीमिलिया के बारे में जानेंगे। तो इसमें इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा गया है, और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। और अधिकतर जंतु जो हैं वो चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। किसमें? तो चलिए देखते हैं। पहला है 7.5 का 1 पोरीफेरा। ठीक है, पहला क्या है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। ठीक है, ये अचल जीव होते हैं, मतलब एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं, और इनके पूरे शरीर में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली, ठीक है, नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। और इनका शरीर कठोर आवरण से ढका रहता है, जिसको बाह्य कंकाल बोला जाता है। और इनकी शारीरिक संरचना बहुत सरल होती है, इनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता, और इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो ये सामान्यतः समुद्री आवासीय होते हैं। ठीक है, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, हमको जल्दी से कवर करना है और लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं डायग्राम नहीं बनाई हूँ। आप इनको जैसे ही साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला, या फिर आप पोरीफेरा टाइप करेंगे नेट पे, तो आपको ये इनके डायग्राम दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप सारे जितने हम आगे पढ़ेंगे उनका आप डायग्राम देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.5 का 2 सिलेंट्रेटा। अगला है सिलेंट्रेटा। तो ये जलीय जंतु होते हैं और इनका शारीरिक संगठन उत्कीय स्तर का होता है। ठीक है, इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा क्या है? तो इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, मतलब आंतरिक परत और बाह्य परत, इनका बना होता है। और इनकी कुछ जातियाँ समूह में रहती हैं, जैसे कि कोरल, और कुछ एकल, मतलब एकाकी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा।
तो फ्रेंड्स देह गुहा क्या होती है? तो देह मतलब शरीर और गुहा मतलब खोखला होना, अंदर से खोखला होना, ठीक है। और जिसके अंदर पे मतलब इनके शरीर के जो भी अंग हैं वो उपस्थित होते हैं, पर इनमें तो शारीरिक संगठन उत्कीर्ण स्तर का होता है ना, तो ये देह गुहा के अंदर ही उपस्थित होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश, कोरल आदि, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। 7.5 का 3 है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इनमें क्या होता है? तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, मतलब पिछले वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग की जंतुओं की शारीरिक संरचना काफ़ी जटिल होती है। इनका शरीर कैसा होता है? तो द्विपार्श्व सममित होता है। फ्रेंड्स ये शब्द जो है द्विपार्श्व सममित आगे बहुत बार यूज होंगे, तो आप इसको समझ लीजिए। द्विपार्श्व सममित का अर्थ होता है शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग की संरचना का समान होना, ठीक है। आप याद रखिएगा, द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग की संरचना का समान होना, ठीक है। इनका शरीर त्रिकोरक मतलब ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, मतलब इनका जो ऊतक विभेदन है वो 3 कोश की स्तर से हुआ है। मतलब इनमें जो हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों स्तरों से बना हुआ होता है, ठीक है। इनके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं और इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें क्या वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। इनमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके, है ना। जो देह गुहा है जिसके अंदर अंग व्यवस्थित होते हैं उसका इनके शरीर में अभाव होता है, ठीक है। और इनका शरीर पृष्ठधारी और चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स इन्हीं को कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लीवर फ्लूक जैसे परजीवी होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण में हमने लिखा है लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया, ठीक है। तो लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। प्लेनेरिया तो स्वतंत्र जीवी हैं और लीवर फ्लूक परजीवी हैं, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट करके कि लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है। जिसको फीता कृमि बोलते हैं वो भी इसी वर्ग में रखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। आगे है 7.5 का 4 निमेटोडा। तो इनमें क्या होता है? तो ये भी त्रिकोरक जंतु हैं और इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इनमें देह गुहा को कूटसिलोम कहते हैं, ठीक है, सुडोसिलोम बोलते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोर की होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं और परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पीन कृमि आदि। गोल कृमि जो है छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है जो उनको परेशान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7.5 का 5 एनिलिडा। तो एनिलिड जंतु द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरकी होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इनमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, मतलब इनमें शारीरिक संरचना स्पष्ट होती है। इनमें अंगों में बहुत भिन्नता होती है। ये भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है, मतलब इनका शरीर खंडित होता है, खंडों में बटा हुआ होता है, ओके। और जलीय एनिलिड्स जो हैं वो अलवण जल या लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। एग्जाम्पल देखें, केचुआ, नेरिस, जोंक, ये सब एनिलिडा के एग्जाम्पल हैं।
7.5 का 6, आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और इनका शरीर खंड युक्त होता है, ठीक है। और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें मतलब रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, जैसे हमारे शरीर में वेन्स और आर्टरी पाई जाती, वैसा इनमें नहीं पाया जाता, ठीक है। उसी को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देह गुहा जो है वो रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, मतलब संधित उपांग पाए जाते हैं। और कुछ इसके सामान्य उदाहरण क्या हैं, तो झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े आदि, ये सब। अब देखते हैं 7.5 का 7 मोलस्का। तो इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। देह गुहा बहुत कम होता है और शरीर में थोड़ा सा विखंडन होता है, मतलब थोड़ा विखंडन होता है। और इनमें मतलब अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है, ठीक है। इनमें खुला संवहन तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, काइटिन और यूनियो, ठीक है। ये सब इसके उदाहरण हैं मोलस्का के। अब देखते हैं 7.5 का 8 इकाइनोडर्मेटा। तो ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक या हेजहॉग, और क्या इसका अर्थ है, डर्मा। डर्मा का अर्थ है त्वचा। ये दो शब्दों इकाइनास और डर्मा से मिलकर बना हुआ है। तो इकाइनास का अर्थ है जहाज और डर्मा का अर्थ है त्वचा, ठीक है। अतः इन जंतुओं की त्वचा कैसी होती है, तो कांटों से आच्छादित होती है और ये मुक्त जीवी होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं, मतलब मैक्सिमम ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी देह गुहा है वो देह गुहा युक्त होते हैं ये, और त्रिकोर की होते हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन या नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, ओके। तो ये उसके उदाहरण है। और एक दो उदाहरण और क्या है, एंटीडॉन मतलब जिसको पंख तारा कहा जाता है, होलोथ्यूरिया जिसको समुद्री खीरा कहा जाता है, इकाइनास जिसको समुद्री आर्चिन कहा जाता है, और एस्टीरियास मतलब तारा मछली, ठीक है, जिसको स्टारफिश बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं 7.5 का 9 प्रोटोकार्डेटा। तो ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी और देह गुहा युक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं में कुछ इनके नए लक्षण दिखाई देते हैं। नए लक्षण क्या हैं, तो इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है, ठीक है। ये नए लक्षण इसके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। और नोटोकार्ड होती क्या है, तो ये छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पीठ के भाग पर मतलब पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, और यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। समझ में आया कि तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है, ठीक है। ये पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती हैं, ओके। तो जिससे इनको चलने में आसानी होती है। और प्रोटोकार्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित रह सकता, मतलब ये लुप्त हो जाता है। और ये समुद्री जंतु होते हैं, जो प्रोटोकार्डेट्स हैं वो समुद्री जंतु होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो बेलेनोग्लॉसस, हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस, ठीक है। ये सब प्रोटोकार्डेटा के समूह के जीव हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेवन 7.5 का 10 वर्टिब्रेटा मतलब कशेरुकी।
तो इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल पाया जाता है, ठीक है। और इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है और पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, जिससे इनको चलने में सहायता मिलती है, ठीक है। और वर्टिब्रेटा क्या है, द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक और देह गुहा वाले होते हैं। इनमें ऊतकों और अंगों को जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में मतलब कुछ लक्षण होते हैं। तो ये लक्षण क्या क्या हैं? पहला है नोटोकार्ड का प्रेजेंट होना, दूसरा है पृष्ठ नली, कशेरुकी दंड और मेरुरज्जु, तीसरा है त्रिकोरिक शरीर, चौथा है युग्मित क्लोम थैली, चौथा है देह गुहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आज यहाँ पर यहीं तक देखेंगे और इसके आगे का कल देखेंगे। अरे यार, चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्यों इसको छोड़ें, हम जल्दी जल्दी इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा पर चलो कर ही लेते हैं इसको आज ही पूरा। तो वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.5 के 10 का फर्स्ट, मत्स्य। वर्टिब्रेटा को सबसे पहले मत्स्य में बांटा गया, जिस मतलब मत्स्य वर्ग में रखा गया। इसमें जो जीव आते हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा जो है सल्क या प्लेटों से ढकी रहती है और ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, ठीक है। और इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स बोलते हैं जिसको, जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और ये असमतापी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मनुष्य क्या है, समतापी हैं, जबकि ये असमतापी होते हैं, ठीक है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है और ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे कि शार्क, और अन्य प्रकार की कुछ मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे कि ट्यूना और रोहू। अब उदाहरण देख लें इसके। तो इसके उदाहरण हैं सिनकीरोपस स्प्लेंडिडस, तो इसको मैंडारिन फिश बोला जाता है। टेरोइस वोलिंटस, जिसको लायन फिश बोला जाता है। कालोफायरिन जोर्डानी, जिसको एंगलर फिश। विद्युत रे मतलब टार्पीडो। स्टिंग रे मतलब जिसको दंश रे बोला जाता है। स्कोलियोडान डॉग फिश। लेबियोरोहिता और हिप्पोकैम्पस एक्सोसिटस एनाबॉस, ठीक है। ये सब मत्स्य वर्ग के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेवन 7.5 के 10 का सेकंड है जल स्थलचर, मतलब एम्फीबिया, ठीक है। स्थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, मतलब एम्फीबियन। तो इनमें क्या पाया जाता है? तो ये मतलब मत्स्यों से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता। इनमें वृक्क पाए जाते हैं और श्वसन क्लोम या फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले होते हैं और ये जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मेंढक, सैलामेंडर और टोड। चलिए आगे देखते हैं। 7.5 के 10 का 3 सरीसृप। अब ये क्या है? तो ये असमतापी जंतु हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही ठंड का दिन आता है तो इनका शरीर ठंड के अनुसार चेंज नहीं होता। गर्मी का दिन आता है तो इनका जो ब्लड है वो गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं होता। मतलब हमारा शरीर मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर नियत रखता है, जबकि इनका शरीर मौसम के हिसाब से नहीं बदलता, इनके शरीर का टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए इनको असमतापी जंतु कहते हैं। तो इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होते हैं, पर एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें वृक्क उपस्थित होता है और ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं, ठीक है। और इनके अंडे जो हैं वो कठोर कवच से ढके होते हैं और ये
जल स्थलचर मतलब एम्फीबियन की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, तो इसके उदाहरण क्या हैं? कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। 7.5 के 10 का 4 है पक्षी। अब इस वर्ग को चलिए जानते हैं। ये समतापी प्राणी हैं, ठीक है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है और श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के सभी पक्षियों मतलब इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण देख लें। सफ़ेद स्टॉर्क, जिसको इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिकोनिया सिकोनिया। फिर ऑस्ट्रिच मतलब स्टूथियो कैमेलस, कबूतर और गौरैया, कौवा, ये सब क्या है? पक्षी वर्ग में के जीव हैं, ठीक है। अब लास्ट और 5वां है 7.5 का 10 का 5वां, स्तनपायी मतलब मैमल्स। तो ये क्या है? ये समतापी होते हैं और हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण हेतु दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे कि इकिडना और प्लेटिपस, ओके। और कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे कहाँ पे होते हैं? तो मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। इसके एग्जाम्पल क्या हैं मैमल्स के? तो व्हेल, बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, ये सब मैमल के उदाहरण हैं। अब लास्ट आ गया हमारा 7.6 नाम पद्धति। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है? इनमें सभी के नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, है ना। इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही ना पाए कि उस समस्या का हल मतलब कि वो किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं ना। जैसे मैं कुछ दूसरा लैंग्वेज बोलती हूँ, मैं बोलूँगी अपने लैंग्वेज में, आप बोलोगे अपने लैंग्वेज में, तो हमारे बीच में फिर वो कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस समस्या को हल निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार से हल किया जैसे कि विभिन्न रासायनिक तत्वों के संकेतों में निरूपित करके किया गया था, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा। तो इसी प्रकार जीव मतलब किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नाम पद्धति के लिए हम किसी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई, ओके। तो वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों को एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल उनके जीनस और स्पीसीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे कि जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए और छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जब उन्हें हम हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के वानस्पतिक नाम बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे कि चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू, ये सब। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर थोड़ा सा कैरोलस लिनियस के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी और 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ था और वे एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी। आपको याद है
सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी थी? कैरोलस लिनियस ने लिखी थी, जो आगे चलकर क्या हुई? विभिन्न वर्गीकरण जो प्रणालियों हैं उनका आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई इस वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनको पहचान आसान हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट डे से चैप्टर 8 शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।